हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके चैनल स्टडी पैशन पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2। इसके पिछले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, यानी पार्ट 2, जिससे आपका ये जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद पूरी तरह से क्लियर हो जाए और साथ ही आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत ना हो या छूटे नहीं। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनान देश का जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान था वो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, युवा इटली संस्था का विकास किया। मतलब यहाँ पे आपको बताना है युवा इटली का स्थापना किसने किया। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि युवा को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यंग बोलते हैं। तो आपको ये प्रश्न युवा या यंग दोनों नाम से मिल सकता है। तो जवाब एक ही होगा, वो है मेजनी, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे पूछ ले यंग इटली या युवा इटली का स्थापना मेजनी ने किस वर्ष किया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1831 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? क्या बिस्मार्क एक कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो थे वो एक ब्रिटिश कवि थे जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रशा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है सार्डिनिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए, प्रशा ने। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो आपको याद रखना है हंगरी की भाषा मैग्यार थी। फ्रेंच कहाँ की भाषा है? फ्रांस की। और अगर आपसे पूछ ले हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी, इसको भी आपको याद रखना है। ये सारे इक्वेशन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो आपको याद रखना है कि जो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था वही वो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, यानी कि यूनान देश को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो शासन वंश। और बुर्बो शासन वंश का राजा कौन था? लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। आपको याद रखना है
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आपको याद रखना है नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। और आपसे पूछा जाए नेपोलियन संहिता किस देश में लागू हुआ, ये आपको याद रखना है, ये था फ्रांस था। तो आगे बढ़ते हैं, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? क्या 1 युद्ध किया, 2 युद्ध किया, 3 युद्ध किया, 4 युद्ध किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में 3 युद्ध किया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो आपको पता होगा, आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा होगा कि ब्रिटेन शामिल था, इसलिए इसका जवाब ब्रिटेन नहीं होगा। रूस भी शामिल था, इसलिए इसका जवाब बी भी नहीं होगा। जर्मनी, प्रस्ता ये भी शामिल था, इसीलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, जो कि वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रूस ने वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना की प्रस्तुति की थी। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? अभी आपने पीछे क्वेश्चन किया होगा युवा इटली, यहाँ पे आ गया यंग इटली। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा मेजिनी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? क्या वो लुई 16वां था, नेपोलियन पापा ने, लुई नेपोलियन ने, या चार्ल्स 10 ने? तो आपको याद रखना है यह कथन चार्ल्स 10 का है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, प्रशा का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है, ये VVI है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, आपको यह जरूर से याद रखना है कि प्रशा का शासक कौन था। तो वो था विलियम प्रथम। और इसने चांसलर किसको नियुक्त किया था? तो वो था बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, मतलब यहाँ पर आपको बताना है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्या रूस को कहा जाता है, क्या जर्मनी कहा जाता है, क्या तुर्की को कहा जाता है, क्या यूनान को कहा जाता है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइन संघ। अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि, कस्तूतुनिया की संधि, प्राग की संधि, या एड्रियानोपल की संधि? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कस्तूतुनिया की संधि। अगर आपसे पूछ ले कस्तूतुनिया की संधि कब हुआ, ये 1832 ईस्वी में ही हुआ था, जब यूनान को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेजिनी ने। और अगर आपसे पूछ ले यंग यूरोप की स्थापना मेजिनी ने किस वर्ष किया, तो यह किया था 1834 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रशा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार होगा, जोर लिखा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ लेता प्रूसिया का चांसलर कौन है, तो ये है बिस्मार्क। क्या है? बिस्मार्क। आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810, 1815, 1830, 1848। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1848 में हुआ था कार्बोनरी का स्थापना। अगर आपसे पूछ ले कार्बोनरी से किसका संबंध था, ये हमने क्वेश्चन पिछले पार्ट में किया हुआ है, तो वो था मेजनी का। और अगर आपसे पूछ ले कार्बोनरी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था राष्ट्रवादियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काउर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने। तो आपको याद रखना है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का स्थापना किसने किया? गैरीबाल्डी ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आपको बताना है प्रथम बार राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, अवधारणा का जन्म कैसे हुआ। तो आपको याद रखना है कि इसका जो जन्म है वो पुनर्काल से माना जाता है, पुनर्जागरण से माना जाता है। ठीक है, किसका? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। अगर आपसे पूछ ले बिस्मार्क कौन था, तो आपको बताना है बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे किस युद्ध का पूछा है। तो आपको याद रखना है कि सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगर आपसे पूछ ले सेडोन का युद्ध कब हुआ, तो आपको बताना है 1870 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? तो जर्मनी या प्रूसिया और फ्रांस के बीच हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा, यहाँ पे संधि है, पिछले क्वेश्चन में क्या था? युद्ध था। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टीन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है इसके द्वारा क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो अगर आपसे पूछ ले फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो आपको याद रखना है 1871 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ, यानी कि 1871 में, उस समय फ्रांस का शासक नेपोलियन थर्ड था। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। उपयोगी लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।